ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर हम देखने वाले हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आपने देखा कि मैकॉलेस मिनट लेकर आया गया था और उसमें क्या हुआ था कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना गया था, है ना। उसी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया था। ठीक है, अब उसके लिए क्या किया गया, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया। अब क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी, है ना। देखो, ब्रिटिश जो क्राउन था वो 1857 के बाद आया था, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। जो फेस टू फेस क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 57 के बाद जब वो कुछ चेंजेस लेकर आए थे तो जो डायरेक्ट रूल ब्रिटिश क्राउन का 57 के बाद हुआ था। अभी ये 54 की बात है, ठीक है, 54 की बात है। तो अभी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। वो क्योंकि ये कंपनी है तो प्रॉफिट चाहेगी, ठीक है। एजुकेशन फॉर कॉमर्स से यहाँ मतलब है एजुकेशन को प्रॉफिट के पर्पस से देखा गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ कुछ इस तरह की प्रोविजंस की बात होगी जिससे कि एजुकेशन के थ्रू उनको क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। अब क्या हुआ है, 1 मिनट। अब क्या हुआ है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब है जो वो कंपनी है उसके जो मेन हेड्स हैं, ठीक है, उसके जो मेन हेड्स हैं इन लंदन सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच। इन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच मतलब एक लेटर काइंड ऑफ भेजा है, ठीक है, एक लेटर काइंड ऑफ भेजा है गवर्नर जनरल इन इंडिया। किसको भेजा है, गवर्नर जनरल इंडिया को। इशूड बाय चार्ल्स वुड। किसने इशू करा है ये, इस कंपनी के जो वन ऑफ द हेड हैं चार्ल्स वुड, उन्होंने भेजा है द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मतलब इस कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हैं उन्होंने एक लेटर भेजा है गवर्नर जनरल इंडिया को। इट हैज़ केम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। इसको क्या बोला गया है, ये जो प्रोविजंस की लिस्ट आई है इसको क्या बोला गया है, वुड्स डिस्पैच। क्यों बोला गया है, क्योंकि चार्ल्स वुड के नाम पर है। ये किसके नाम पर है, चार्ल्स वुड के नाम पर है। आउटलाइनिंग द एजुकेशन पॉलिसी दैट वॉज टू बी फॉलोड इन इंडिया। अभी देखो इन्होंने क्या किया था, इससे पहले आपने पढ़ा कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा गया था और कुछ चेंजेस किए गए थे। अब वो चेंजेस एक एजुकेशनल पॉलिसी में चेंज कर दिए। इट एम्फेसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू द ओरिएंटल नॉलेज। इसमें सेम वही बातें की गई थी जो यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करना था और जो अपोज कर रहे थे किसको, ओरिएंटल नॉलेज को। अब बच्चों ये वुड डिस्पैच क्यों लाया गया था, इससे क्या फ़ायदा होने वाला था उनको। इससे फ़ायदा ये होने वाला था बेटा, नंबर 1 प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन लर्निंग। इस यूरोपियन लर्निंग के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होने वाले थे, ओपोजिशन ऑफ ओरिएंटल नॉलेज, ठीक है। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या होने वाले थे, जैसे इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ एजुकेटिंग द नेशन। इससे इन्हें इकोनॉमिक एडवांटेज होने वाले थे। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ द यूरोपियन वे ऑफ लाइफ। मतलब अगर उन्हीं की नॉलेज, उन्हीं के एजुकेशन सिस्टम को हम पढ़ेंगे तो उन्हीं धीरे धीरे करके हम उन्हीं के जैसे ढल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे एजुकेशन क्या है, इसमें स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को जैसा पढ़ाया जाएगा, जिस तरह का वे और जिस तरह का ड्रीम्स उनको दिखाए जाएंगे वो वैसे ही बनते जाते हैं, है ना। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको जिस तरह से मोल्ड टीचर्स करते हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम उन्हें जिस तरह से मोल्ड करता है वो उसी तरह से मोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करना चाहते थे, हमारा पूरा कल्चर, हमारा जो डेवलपमेंट, हमारी जो पर्सनालिटी है उसको एकदम चेंज करना चाहते थे। इंट्रोड्यूसिंग इंडियंस टू यूरोपियन वे ऑफ लाइफ, हम उन यूरोपियन वे ऑफ लाइफ हम पर एम्फेसाइज करना चाहते थे। दिस वुड चेंज देयर टेस्ट्स एंड डिज़ायर्स एंड क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स। मतलब हमें भी वो इंग्लिश मैन ही बनाना चाहते थे, जिससे कि हमारी बॉडी तो एक इंडियन हो बट जो हमारा माइंड हो वो कैसा हो, ब्रिटिश माइंड हो। हमें रिक्वायरमेंट कैसी हो, ब्रिटिश चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। उनकी जो मार्केट है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर सके, ठीक है। इस तरह से वो हमारे माइंडसेट के साथ, हमारी पर्सनालिटी के साथ अपने तरीके से उसको मोल्ड कर रहे थे। ओके, देखो यहाँ लिखा है सारी चीज़ें, मैं कुछ भी अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, इट इज़ ऑल रिटन हियर। 1 मिनट, ठीक है।
would enable Indians to recognize their advantage that flow the expansion of trade and commerce, जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स जो है फ्लरिश होगा। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी होंगी, जैसे एक ब्रिटिश की रिक्वायरमेंट है, ब्रिटिश चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें होगी। मेक दैम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, इंट्रोड्यूसिंग दैम यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर, हमारे टेस्ट और डिज़ायर चेंज हो जाएंगे। क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड, जिससे कि ब्रिटिश गुड की डिमांड हम करेंगे। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाइंग थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस इन यूरोप, हम उन्हीं चीज़ों की डिमांड करेंगे, उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे जो कि यूरोप में प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, Wood Dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. Indian का moral character जो है change होगा। It would make them truthful and honest. उनके लिए, मतलब जो Indians होंगे उनके लिए truthful और honest होंगे। जब उन्हीं का literature और उन्हीं की education system में हम उन्हीं के education system को पढ़ेंगे तो हम उनको ही better मानेंगे, है ना, उस system को ही better समझेंगे। ठीक है, उस एजुकेशन सिस्टम पर हम ट्रस्ट करेंगे। जब हम ट्रस्ट करेंगे तो हम उसी में ग्रो करेंगे, उसी में ग्रो करेंगे तो इसका डायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा? ब्रिटिश को फ़ायदा होगा। द सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन, इस तरह के जो गवर्नमेंट जॉब लेंगे, सिविल सर्वेंट्स बनेंगे तो वो ट्रस्ट करेंगे किस पे? ब्रिटिश पे ट्रस्ट करेंगे और उन्हीं पर ही डिपेंडेंट होंगे। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, it could also not instill in people a sense of duty and commitment to work, nor keep it develop the skill required for administration. उनका मानना था जो इंडियन लिटरेचर है, ईस्ट का जो लिटरेचर है वो बिल्कुल गलतियों से भरा हुआ है, उसमें एरर्स ही एरर्स है। इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी, इसमें एक सेंस ऑफ ड्यूटी डेवलप नहीं करने की क्षमता है किसमें? इंडियन लिटरेचर में, ईस्टर्न लिटरेचर में। एंड अ कमिटमेंट टू वर्क, नोर कुड इट डेवलप द स्किल, उसमें कोई स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल डेवलप करने का कुछ भी नहीं है किसमें? ईस्टर्न जो लिटरेचर है उसमें। ओके, ऐसे सब बातें, मतलब ऐसे सब प्रोविजंस लेकर आए गए, पूरे माइंडसेट के साथ क्या किया गया है। अब बेटा जो ये वुड डिस्पैच आया था, अब इसमें एक्चुअली में क्या क्या किया गया था हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर पूरा जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें चेंज लाया गया था, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाया गया था। ठीक है, फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश की तरफ से बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे। पहले ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं होता था, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए गए थे। इसमें सेवरल यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया गया था। सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश, इससे पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो ये सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था। attempts were also made to bring about changes within the system of school education. स्कूल एजुकेशन में भी चेंजेस लेकर आए गए थे। अब पता है ना, स्कूल एजुकेशन जो होता है बिल्कुल फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो वहीं उसी फाउंडेशन में इन्होंने क्या थे, अपने सीड्स लगाने शुरू किए, मतलब इंग्लिश को मीडियम बना दिया था। ये पूरा एक इंग्लिश स्पीकिंग जो नेशन है वो बनाना चाहते थे। तो उसी तर्ज पे इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ओपन की, एजुकेशनल डिपार्टमेंट बना दिया, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस किए। ठीक है, तो यही सब था वुड डिस्पैच में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये देखिए आप यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की पिक्चर है ये। ओके, कॉलेज है। ठीक है, अब आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। मैंने कहा कि स्कूल्स में कुछ चेंजेस करे थे। ठीक है, अब वही हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या चेंजेस किए थे लोकल स्कूल्स में। ओके स्टूडेंट्स, उससे पहले हम पढ़ेंगे द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। अभी आपने क्या देखा, अभी तक आपने पढ़ा है कि दो ग्रुप थे, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। ठीक है, उनकी जो आर्ग्यूमेंट थे, उसके बाद क्या आया, मैकॉलेज मिनट आया, वुड डिस्पैच आया। ठीक है, वो सब आपने पढ़ा है। वो सब किस पे फोकस कर रहे थे? साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे। अब एक और ग्रुप है, दैट इज़ क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड नहीं थे, ये एक अलग ग्रुप था जो कि
अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए इंडिया में आए थे। ठीक है, अब इनका कहना था कि 19th सेंचुरी में आए थे। द मिशनरीज फेल्ट दैट द एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल। अब इनका कहना ये था कि जो एजुकेशन है उससे लोगों के मोरल कैरेक्टर को डेवलप किया जाना चाहिए। मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन। पर यहाँ पर एक मेरा कहना था कि ये सिर्फ क्रिश्चियन एजुकेशन से ही डेवलप की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्रिश्चियन मिशनरीज थे, तो ये अपने ही रिलीजन को प्रमोट करने आए थे, तो अपने ही एजुकेशन सिस्टम को बेटर बना रहे थे और कह रहे थे कि जो है उसी से ही मोरल डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब 1813 तक तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इसके अपोजिट थी, मतलब उनको फेवर नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उन्हें लगा कि जो इंडियंस हैं उन्हें लगेगा कि इसमें ब्रिटिश की भी प्रेजेंस है। ठीक है, इस वजह से वो इनको फेवर नहीं कर रहे थे। अनेबल टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरेटरीज। ब्रिटिश कंट्रोल टेरेटरीज में ये अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे। द मिशनरीज सेट अप अ मिशन एट सेरामपुर इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज़ थी, ब्रिटिश टेरिटरीज़ के कंट्रोल में जो एरिया था वहाँ पर ये अपना कोई इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बट इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया कहाँ पर? सेरामपुर इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी टेरिटरी कंट्रोल में इन्होंने अपना एक जो इंस्टीट्यूशन है वो सेटअप किया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, एक प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने सेटअप की 1800 में, और एक कॉलेज एस्टैब्लिश किया 1818 में। ठीक है, 1818 में इन्होंने अपना एक कॉलेज भी सेटअप किया था सेरामपुर में, और अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। अब देखो बेटा, ये जो मिशनरीज़ थे ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, ये अपने धर्म को प्रमोट करने के साथ साथ लोगों का कन्वर्जन भी करा रहे थे। जो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करते थे, उनको ये कन्वर्ट करा रहे थे किसमें? क्रिश्चियनिटी में। ओवर द 19th सेंचुरी मिशन अब इन्होंने अपने, क्योंकि प्रमोट कर रहे पूरे एजुकेशन सिस्टम के साथ ना, मतलब बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। वुड डिस्पैच आपने देखा, ठीक है, उसके बाद ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, इन्होंने अपना कॉलेज सेटअप किया, तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो रहा था। जो फॉरेन पीपल थे उनका जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हो रहा था। ओवर द 19th सेंचुरी मिशनरी स्कूल्स वर सेटअप ऑल ओवर इंडिया में सेटअप हो चुके थे। आफ्टर 1857 हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज रिलक्टेंट टू द डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। मतलब जो ब्रिटिश जो थे वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट फिर भी इनके ऑल ओवर इंडिया सेटअप हो चुके थे। देयर वॉज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम प्रैक्टिसेस बिलीव एंड रिलीजियस आइडियाज़ माइट एनरिच नेटिव ओपिनियन। इनका मानना ये था, ब्रिटिश का मानना ये था कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे, इन मिशनरीज़ को सपोर्ट करेंगे, तो जो पीपल हैं, जो नेटिव जो पीपल हैं, वो उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें बेटा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई ब्रिटिश वर अगेंस्ट द मिशनरी एजुकेशन। इसके अगेंस्ट क्यों थे? क्योंकि देखो 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, जिससे जो ब्रिटिश थे वो पूरी तरह से हिल चुके थे। तो वो अब कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे जिससे कि एक अनदर काइंड ऑफ रिवोल्ट जो है वो हो जाए, तो वो इनके सपोर्ट में नहीं थे। देयर वाज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम, मतलब लोगों के लोकल कस्टम पर, ट्रेडिशन पर अगर अटैक किया जाएगा तो फिर से एक रिवोल्ट होने की संभावना है। तो इस तरह से वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अभी बेटा आपने वुड डिस्पैच में पढ़ा था कि स्कूल सिस्टम में चेंजेस किए गए थे। वो कैसे किए गए थे वो हम पढ़ने वाले हैं। डू यू हैव एनी आइडिया? अच्छा देखो, स्कूल सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं, तो उससे पहले हमें जानना होगा जो प्री कॉलोनियल टाइम पे, ठीक है, ब्रिटिश रूल से पहले कैसा एजुकेशन सिस्टम था, और ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम कैसा हो गया, है ना। तभी तो हम एनालिसिस कर पाएंगे कि कैसे क्या चेंजेस किए गए थे। तो अब इसके लिए, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए पहले उस पर होमवर्क करना ज़रूरी था, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक स्कॉटिश मिशनरी थे विलियम एडम। क्या नाम था? विलियम एडम। स्कॉटिश मिशनरी थे विलियम एडम, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप टूर करो डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार में, ठीक है, और वहाँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ की एक रिपोर्ट तैयार करोगे। अब इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की
he had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. ठीक है, वर्नाकुलर स्कूल्स की एजुकेशन प्रोग्रेस पर इनको एक रिपोर्ट देनी थी. अब वर्नाकुलर स्कूल्स कौन से होते हैं? वर्नाकुलर स्कूल्स होते हैं जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है. ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना, भोजपुरी, उस तरह की क्या दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी. द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज़ इंटरेस्टिंग. अब जो रिपोर्ट एडम ने प्रोड्यूस की थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. अब कैसे इंटरेस्टिंग थी वो हम देखें. ओके, तो ये कैसे इंटरेस्टिंग था. ठीक है, एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार. बिहार में 1 लाख से भी ज़्यादा जो है पाठशालाज थी. ठीक है, दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विद नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच. मतलब एक पाठशाला में 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते थे, मतलब मिनिमम 20 स्टूडेंट ही वहाँ पर होते थे. बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीइंग टॉट इन दीज पाठशालाज वर कंसिडरेबल, ओवर 20 लाख. मतलब बहुत सारी पाठशाला थी और उसमें लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे. दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेटअप बाय वेल्दी पीपल. वेल्दी पीपल ने, जो रिच क्लास थी, उन्होंने ये सेटअप किए थे. और द लोकल कम्युनिटी एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय टीचर. उस टाइम पर ये किसने स्टार्ट किए थे? टीचर्स, जो जिनको गुरु कहा जाता था. अब जो सिस्टम था वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल था, बहुत ही फ्लेक्सिबल था. फ्लेक्सिबल कैसे था? देखो, few things that you will associate with schools today were present in the पाठशालाज at that time. कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आप अपने स्कूल से रिलेट करोगे. ठीक है, बट कुछ ऐसी थी जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं थी. जैसे देयर वॉज नो फिक्स्ड फ़ी. कोई फिक्स्ड फ़ी नहीं हुआ करती थी. ठीक है, कोई फिक्स्ड फ़ी नहीं हुआ करती थी. नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग. आपने तो देखा ना, जैसे प्राइमरी बिल्डिंग अलग है ना, और सेकेंडरी बिल्डिंग अलग है, सीनियर सेकेंडरी बिल्डिंग अलग है. नो बेंचेस, नो चेयर, कोई बेंचेस चेयर नहीं होते थे. नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस. सेपरेट क्लासेस का कोई सिस्टम ही नहीं था. अभी तो जैसे आप 8th क्लास में हो, 9th में, 10th में सेपरेट क्लासेस होती हैं हर किसी के लिए. नो रोल कॉल रजिस्टर, ऐसे आपकी अटेंडेंस जैसे स्कूल में होती है उस तरह की कोई रोल कॉल रजिस्टर नहीं था. नो एनुअल एग्जामिनेशन नहीं थे. इसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, एनुअल एग्जामिनेशन नहीं थी. एंड नो रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं था. In some places, classes were held under a banyan tree. In other places, in the corner of a village shop or temple. तो उनके पास प्रॉपर एक बिल्डिंग भी नहीं हुआ करती थी. एक ट्री के नीचे ही एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही होती थी. ठीक है, कहीं पर किसी शॉप में या टेम्पल में, और एट द गुरुज होम, या जो टीचर होते थे उन्हीं के घर पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है. फ़ी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स की इनकम पर डिपेंडेंट होती थी फ़ी. द रिच हैड टू पे मोर दैन द पुअर. जो रिच क्लास को बिलोंग करते थे उनको क्या किया जाता था, उनको थोड़ी ज़्यादा फ़ी देनी होती थी. टीचिंग वॉज ओरल. टीचिंग कैसे होती थी? ओरल होती थी. जैसे पता है कि प्रिंटेड बुक्स नहीं थी तो ओरल टीचिंग दी जाती थी. एंड द गुरु डिसाइडेड दैट व्हाट टू टीच. गुरु ही डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है. ऐसे कोई सिलेबस, कोई ऐसा पैटर्न नहीं था. इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. मतलब जो स्टूडेंट्स की नीड रहती थी उसी को ध्यान में रखते हुए उसे पढ़ाया जाता था. अभी तो आपके पास एक सेट पैटर्न है, एक सेट सिलेबस है कि ये कंप्लीट कराना ही कराना. पर उस टाइम पे क्या था, स्टूडेंट्स की स्पीड को ध्यान में रखकर, उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर उसे पढ़ाया जाता था. स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू द डिफरेंट क्लासेस. ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस. द गुरुज इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग. ठीक है, तो ये जो सिस्टम आज आप देखते हो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था. ठीक है, एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वॉज सूटेड फॉर द लोकल नीड्स. ठीक है, लोकल नीड्स, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, ये सिस्टम जो चल रहा था वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ठीक था. Classes were not held during harvest time when rural children were often worked in the fields. मतलब उस टाइम पर क्लासेस नहीं होती थी जो हार्वेस्ट का टाइम होता था, तो बच्चे उस टाइम पर नहीं जाते थे. ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल था. जैसे अभी तो अगर आप एक दिन स्कूल ना जाओ तो टीचर माइट कॉलिंग यू. टीचर आपको कॉल कर सकता है कि आप क्यों नहीं आए हो, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था. पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड. पाठशाला फिर से शुरू हो जाती थी जब क्रॉप्स कट जाती थी और स्टोर हो जाती थी, उसके बाद पाठशाला स्टार्ट हो जाती थी. दिस meant even children of peasant families could study. सिर्फ इसलिए था ताकि पीसेंट फैमिली के जो चिल्ड्रन हैं वो भी पढ़ सकें. हमने देखा कि प्री कॉलोनियल टाइम में कैसे एजुकेशन सिस्टम चल रहा था. अब हम देखेंगे वुड डिस्पैच आने के बाद इस एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ, क्या न्यू रूटीन्स और क्या न्यू रूल्स लेकर आए गए, जो कि कुछ हद तक
आज के एजुकेशन सिस्टम में भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स 1850 तक क्या हो रहा था, मिड 19 सेंचुरी तक क्या हो रहा था कि जो कंपनी है उसका फोकस हायर एजुकेशन पे था। बट थोड़े टाइम बाद उन्होंने फील किया कि हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जब उनकी फाउंडेशन ही कमज़ोर है, वीक है ना, तो वो हायर एजुकेशन में एकदम से कैसे अच्छा कर पाएंगे। तो 1854 में कंपनी ने डिसाइड किया कि जो एजुकेशन सिस्टम है, वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें भी चेंज लाए जाएंगे। दैट कुड बी डन इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर। अब उन क्योंकि जो एडम ने रिपोर्ट सबमिट की थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा था कि जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल है, तो उसमें उन्होंने चेंजेस लाए। चेंजेस क्या लाए, इंट्रोड्यूस किया, क्या सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, इम्पोजिंग रूटीन्स लेकर आया, एस्टेब्लिशिंग रूल्स लेकर आया, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस। मतलब जो एक रूटीन, एक टाइम टेबल बनाया गया और कुछ रूल्स इस्टेब्लिश किए गए कि स्कूल जो है आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, आप किस तरह से स्कूल में आओगे, यूनिफॉर्म में आओगे नहीं आओगे, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस। अब इनकी मॉनिटरिंग के लिए भी इंस्पेक्शंस, जैसे आपके स्कूल में होता है ना इंस्पेक्शन, इस तरह के इंस्पेक्शंस भी रखे गए ताकि जो सिस्टम है उसको मॉनिटर किया जा सके, बच्चों की पढ़ाई को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। जो पहले फ्लेक्सिबिलिटी चल रही थी उस सबको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, इम्पोज किए गए रूटीन, रूल्स एंड इंस्पेक्शन। हाउ वॉज दिस टू बी डन, अब वो कैसे किया जा सकता था, वॉट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक, इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स। अब इसके लिए क्या किया गया, कुछ गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया गया, ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल। इनको 4 से 5 स्कूल दे दिए गए थे। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द टीचिंग। अब ये विजिट करते थे और वहाँ पर इम्प्रूव टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते थे, एनफोर्स करते थे वहाँ के टीचर्स को। ओके, each guru was taken to submit periodic report and take classes according to a regular timetable। अब जो ये गुरु होते थे इन्हें periodic report सबमिट करनी होती थी और क्लासेस भी लेनी होती थी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। टीचिंग वॉज नाउ बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या चेंजेस लाए, टेक्स्ट बुक के थ्रू टीचिंग हुई, जो पहले ओरल टीचिंग चल रही थी उसको चेंज कर दिया गया टेक्स्ट बुक से। ठीक है, थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन अब होने लगे थे। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फ़ी, एक रेगुलर फ़ी सेट कर दी गई थी। अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स्ड सीट्स एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, एक सीट फिक्स कर दी गई थी, रेगुलर क्लासेस बच्चों के लिए अटेंड करना कंपलसरी हो गया था। ठीक है, जो न्यू रूल्स और डिसिप्लिन बनाया गया था स्कूल के लिए उसको भी मानना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो जितने चेंजेस जो आप कंपैरिजन अपने स्कूल के डिसिप्लिन का आप पहले वाले टाइम से कर रहे थे, वही सब कहाँ से आया है, ये इसी टाइम पर आया है। वुड डिस्पैच जो प्रोविज़न आए थे, जिस एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे, उसी में आया है। ठीक है, पाठशालास विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। जो इसको सपोर्ट कर रहे थे उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट्स दिए जा रहे थे। दोज वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट, उनको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं दिया जा रहा था। ओवर टाइम्स गुरुज हु वांट retain their independence found it difficult to compete with the government aided and regulated पाठशालास। अब एक कंपटीशन सा हो गया था सिस्टम में, सोसाइटी में कंपटीशन हो गया था। जो गुरु जो रिटेन कर रहे थे, मतलब अपने तरीके से जो स्कूल चला रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड और रेगुलेटेड पाठशालास जो थी उनके कंपैरिजन में। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस इन द अर्लियर सिस्टम। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज हैड टू बी एबल टू गो टू स्कूल सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लैक्सीबल। अब जो पुअर पीजेंट के जो बच्चे हुआ करते थे वो भी स्कूल जा सकते थे, क्योंकि टाइम टेबल बहुत फ्लेक्सिबल था। द डिसिप्लिन ऑफ न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। अब जो नया सिस्टम आया था उसमें रेगुलर अटेंडेंस ज़रूरी थी। अब उनको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पा रही थी। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स, inability to attend school came to be seen as indiscipline as evidence of the lack of desire to learn। अब हार्वेस्ट के टाइम पर बच्चे पहले वाले सिस्टम में क्या कर रहे थे कि वो स्कूल नहीं जाते थे और उस पर कोई किसी तरह की बंदिश भी नहीं थी। पर अब क्योंकि नया सिस्टम आ गया था, उसमें क्या था कि बच्चों को रेगुलर जाना ही जाना है। इससे क्या हुआ कि उनकी जो डिज़ायर टू लर्न थी वही कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगी।
बच्चों पर इसका क्या था, गलत इम्पैक्ट होने लगा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन।